गाइस, स्टोरी में दिखाई गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है। काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते। स्टोरी नफरत नहीं होती मुझसे। प्री कैप। बिल्ली के बच्चे जैसी नहीं हो क्या तुम? छोटी सी, नाजुक सी, क्यूट भी, और बस उसी की तरह डरपोक भी। छोटी छोटी बातों पर डरने वाली। फिर चिढ़ती क्यों हो जब मैं तुम्हें बिल्ली का बच्चा कहता हूँ? चिढ़ाता नहीं हूँ तुम्हें, पर मुझे मजा आता है जब तुम चिढ़ती हो। दिल्ली जिंदल विला। रात का वक्त। आर्यमन को देख अर्नव और आदित्य दोनों भागकर उसके पास आए। आर्यमन ने उन दोनों को बारी बारी से देखा और फिर बोला, मैं ठीक हूँ। गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। मैं ठीक हूँ। उसकी बात सुन आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम भी ना आर्या, अर्नव या पनाह के साथ आ जाना था। चलो अंदर आओ। वो उसे अंदर ले आए। जैसे ही पनाह और रीमा की नज़र आर्यमन पर गई दोनों उसके पास चली आई। आदित्य ने उसे सोफे पर बैठाया और रीमा ने एकदम से आकर आर्यमन के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, आर्या, दोपहर को आने वाले थे ना? कहाँ थे तुम? और इतनी देर कैसे हो गई? आर्यमन ने एक नज़र पनाह को देखा जो अपनी आंखों में फिक्र लिए उसे ही देख रही थी। आर्यमन ने वापस रीमा की तरफ देखा और बोला, माँ वो कुछ काम आ गया था इसलिए, और फिर आते टाइम गाड़ी खराब हो गई तो देर हो गई बस। आप फिक्र मत कीजिए। रीमा ने फिक्र जताते हुए कहा, कैसे ना करूं? कितनी देर हो गई है पता है? वैसे तो घर से बाहर ही नहीं निकलते हो, फिक्र नहीं होगी। वो 2 पल रुकी और फिर बोली, अच्छा चलो अब जाओ और फ्रेश होकर आओ, खाना खा लो चलो। वो आर्यमन से दूर हुई और पनाह से बोली, पनाह ले जाओ आर्या को। पनाह ने हाँ में सिर हिलाया और आर्यमन के पास आई। आर्यमन ने उसे एक नज़र देखा और उठकर कमरे की तरफ चल दिया। आदित्य जी भी रीमा और अर्नव को डाइनिंग टेबल की तरफ ले गए। यहाँ कमरे के अंदर आर्यमन ने अंदर आते ही सबसे पहले अपनी शर्ट निकाली और दर्द से हल्की सी सिसकारी भरी। पनाह ने जैसे उसकी तरफ देखा तो तुरंत से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ये कैसे हुआ? ये क्या है आर्यमन? आर्यमन के आम पर पट्टी बंधी हुई थी, पर उस पर भी खून लगा हुआ था थोड़ा सा। आर्यमन ने अपनी शर्ट दूसरे हाथ से निकालते हुए कहा, कुछ नहीं, कहा ना गाड़ी खराब हो गई थी। बस ब्रेक नहीं लगा तो गाड़ी पेड़ से टकरा गई और बाहर आने के चक्कर में चोट लग गई। उसकी बातें सुनकर पनाह की आंखें और ज्यादा बड़ी हो गई। वो एकदम से बोली, आर्यमन, इसका मैं क्या मतलब निकालूं? आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपने किसी को बताया भी नहीं? आर्यमन ने उसकी तरफ देखा और उगते हुए बोला, क्योंकि ये जो तुम कर रही हो बस यही नहीं चाहता था, और वैसे भी इतना कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर अंकल से मिलकर आ रहा हूँ, ठीक हूँ। तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, समझी? उसने पनाह की तरफ उंगली उठाकर कहा तो पनाह ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। आर्यमन चुपचाप बाथरूम में चला गया और पनाह वहीं खड़ी बस देखती रह गई। उसके दिमाग में चल रहा था कुछ। वो खुद में ही बुदबुदाई, क्या हुआ है? क्या आर्यमन जो बोल रहे हैं वो सच है? लगता तो नहीं है, क्योंकि अगर कार एक्सीडेंट होता है तो चोट सामने की तरफ से लगती है, तो इनके आम पर चोट कैसे आई? क्या छुपा रहे हैं आर्यमन, और क्यों? वो खुद में ही गुम न जाने कितनी देर वहां खड़ी रही और आर्यमन अपने कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर आ भी गया। उसने पनाह के सामने आकर चुटकी बजाते हुए कहा, मिस खुराना, खाना खाने चले। पनाह एकदम से होश में आए और जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। आर्यमन चला गया और पनाह उसके पीछे पीछे चलते हुए बोली, मिस खुराना नहीं मिसेज जिंदल, ऑफिस नहीं है आपका। उसने मुंह बना लिया। आर्यमन ने भी ये सुना पर कुछ बोला नहीं। यहाँ दूसरी तरफ दिल्ली के ही एक बार में कैलाश जी किसी के साथ बैठे ड्रिंक कर रहे थे और वो शख्स जो उनके साथ बैठा था उनका ही हमउम्र लग रहा था। वो अपने हाथ में पकड़े शराब का एक घूंट भरते हुए बोला, पर अगर तूने उसे बता दिया तो उसे सारा सच पता चलाएगा। फिर वो तेरी बात नहीं मानेगी। फिर वो तुझ पे केस करेगी। फिर तू क्या करेगा? वो नशे में धुत था, इसलिए आवाज लड़खड़ा रही थी। कैलाश जी के भी उससे कुछ अलग हाल नहीं थे। वो भी वैसे ही पर हल्का हंस कर बोले, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा मंदार, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लड़की बेवकूफ़ है। वो कभी जानने की कोशिश नहीं करेगी कि ये सब मैंने किया है और क्यों किया है। उसे लगता है मैंने उसकी शादी अपनी बेटी को बचाने के लिए की है, पर वो बेवकूफ़ है। नहीं जानती कि जिस शादी को जबरदस्ती एक्सेप्ट कर रही है, बहुत जल्दी उस शादी से निकाल फेंकूंगा मैं उसे, इतनी दूर, इतनी दूर, इतनी दूर। वो अपना हाथ उठाकर जैसे बताने की कोशिश कर रहे थे और फिर वही टेबल पर ही अपना सिर रख लिया। शायद बेहोश हो गए थे। यहाँ जिंदल विला में सबने एक साथ खाना खाया था और आर्यमन की तारीफ भी कर रहे थे, क्योंकि आज ही वो ऑफिस में आया था और आज ही आदित्य, अर्नव और रीमा ने लोगों को डर के मारे अपना काम अच्छे से करते देख लिया था। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। पनाह ने भी कमरे में आकर आर्यमन को दवाइयाँ दी और फिर उसे सो जाने को कहा। आर्यमन अपनी साइड आकर लेटा और पनाह अपनी साइड।
आर्यमन ने अपना चेहरा पनाह की तरफ कर रखा था और पनाह जिसने इस वक्त हल्की सी साड़ी पहन रखी थी। आर्यमन उसे लेटे हुए देखता रहा और फिर ऑफिस में जो उसने देखा उसे वो याद आ गया। वो वैसे ही लेटे हुए बोला, इधर आओ। पनाह जो सीढ़ी को घूर रही थी आर्यमन की आवाज सुन एकदम से उसकी तरफ देखा तो वो फिर से बोला, सुना नहीं, इधर आओ। पनाह 2 पल चुपचाप उसे देखती रही और फिर उसकी तरफ सरक गई तो आर्यमन भी पनाह के थोड़ा करीब आ गया और पनाह की कमर पर अपना हाथ अच्छे से लपेटकर उसे अपने और करीब कर लिया। पनाह ने सिर उठाकर उसे देखा तो वो बोला, क्या है। पनाह ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और आर्यमन ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। पनाह ने धीरे से आंखें बंद कर ली क्योंकि आर्यमन की गर्म सांसें उसे अपने गले पर महसूस हो रही थी। उसने धीरे से आर्यमन के हाथ पर अपना हाथ रख लिया और बस आराम से लेटी रही और एक बार फिर दिल ने शायरी शुरू कर दी। वो मन ही मन बोली, तुम्हारी बाहों में आकर एक आराम पाते, अपनी बाहों में तुम्हें वही आराम देते, अपनी सांसों से तुम्हें चूम लेते, तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। आर्यमन पनाह को गले लगाए लेटा हुआ था और दिमाग में बस वही चीज चल रही थी। उसने पनाह का तिल देखा था। आर्यमन ने सीढ़ी को घूरते हुए धीरे से कहा, ब्यूटी पॉइंट काफी जबरदस्त है तुम्हारा। हाँ। पनाह को कुछ समझ नहीं आया कि आर्यमन ने बोला क्या और आर्यमन ने अपना सिर झुकाकर उसे देखा और फिर उसके सीने पर नजरें ठहराते हुए बोला, तुम्हारी क्लीवेज से नीचे एक तिल है ना। पनाह ने जैसे ही आर्यमन के मुंह से ये बात सुनी एकदम से दूर हुई और आंखें बड़ी करके हैरानी से आर्यमन को देखने लगी। उसे ऐसे देख आर्यमन ने उबते हुए कहा, पनाह, मेरे मुंह से ये बात सुनकर इतना अजीब लग रहा है, बट मैं तो देख चुका हूँ। पनाह ने एकदम से अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसे ऐसे देख आर्यमन ने अपनी आइज रोल की और पनाह को एकदम से अपनी तरफ खींचते हुए खुद उसके ऊपर आ गया और उसे अपने नीचे दबोच लिया। पनाह डर ही गई। वो बार बार पलकें झपकाते हुए आर्यमन को देख रही थी और आर्यमन ने धीरे से उसके सीने से जैसे ही ड्रेस हटानी चाहिए कि पनाह तुरंत बोली, आर्यमन। आर्यमन ने उसकी तरफ देखा तो पनाह ने लाइट्स की तरफ देखा। उसका सीधा सा मतलब था कि वो ऐसे आर्यमन को नहीं देखना चाहती या शायद उससे नजरें ना मिला पाती। पर आर्यमन ने फिर भी उसके कंधे से होते हुए उसकी ड्रेस को नीचे करते हुए कहा, रहने दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे हर हिस्से को, हर तिल को, हर निशान को, हर कोने को। इसके आगे तो पनाह कुछ बोल ही नहीं पाई। वो चुपचाप आर्यमन को देखने लगी और आर्यमन ने आज सबसे पहले उसकी ड्रेस ही निकाल दी। पहली नजर पनाह के उस तिल पर ही गई। उसने धीरे से उस पर अपने होंठ रख दिए। पनाह ने एक आह भरी और अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यमन लगातार उस एक ही जगह पर, उस तिल पर कई बार चूमता रहा। उसके होंठ बस उसी जगह पर थे। उसने वहां पर निशान भी बना दिया था और फिर बाइट करके उस जगह से हटकर पनाह के गले और कोलोबोन पर किस करने लगा। पनाह ने अपने हाथ की मुट्ठी में आर्यमन के बालों को भर रखे थे और आर्यमन आज चुन चुनकर उसके शरीर पर बने हर तिल को ढूंढ रहा था, जैसे वो पनाह के पूरे शरीर को देख रहा था। हाँ, ये भले ही पहले हो चुका था, कई बार हो चुका था, पर आज आर्यमन को पनाह की खूबसूरती का एहसास हो रहा था। धीरे धीरे उसने अपने भी कपड़े उतार दिए और आज फिर दोनों के शरीर एक हो रहे थे। पर आज आर्यमन पनाह को सिर्फ अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था बल्कि उसमें जी रहा था। अगली सुबह पनाह और आर्यमन एक दूसरे को गले लगाए सो रहे थे और आर्यमन की आंख खुली। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो सबसे पहली सूरत पनाह की नजर आई। वो सो रही थी। आर्यमन बस चुपचाप उसे देखता रहा। पनाह के चेहरे पर कितना सुकून था और एक छोटी सी मुस्कान। जागते हुए तो उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी कि आर्यमन ने उसे हंसना तो दूर खुलकर मुस्कुराते भी नहीं देखा था, और जब देखा भी तो आदर के साथ। पर फिलहाल पनाह कितनी प्यारी लग रही थी, पर फिर भी आर्यमन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो उसे देख ही रहा था और पनाह की बात याद आई। कल रात को जब उसने कहा, आर्यमन, इसका मैं क्या मतलब निकालूं? आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपने किसी को बताया भी नहीं। वो मन ही मन बोला, बिल्ली के बच्चे जैसी नहीं हो क्या तुम? छोटी सी, नाजुक सी, क्यूट भी, और बस उसी की तरह डरपोक भी, छोटी छोटी बातों पर डरने वाली। फिर चिढ़ती क्यों हो जब मैं तुम्हें बिल्ली का बच्चा कहता हूँ? चिढ़ाता नहीं हूँ तुम्हें, पर मुझे मजा आता है जब तुम चिढ़ती हो। वो पनाह को वैसे ही देख रहा था और फिर अनायास ही उसे कुछ याद आया। वो खुद में ही एक बार फिर बोला, पर फिर भी दाद देता हूँ मैं तुम्हारे बर्दाश्त की। मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों मेरे साथ रह रही हो। चली क्यों नहीं जाती? डर नहीं लगता मुझसे? नफरत नहीं होती? उद्धरण चिन्ह। वो एकदम से उठकर बैठ गया, पर हाथ पनाह के ऊपर था तो उसके अचानक हटाने से पनाह की आंख खुल गई। उसने एकदम से अपनी आंखों खोली तो आर्यमन पर नजर चली गई। वो बेड पर बैठा किसी टेंशन में लग रहा था। पनाह भी उठकर बैठते हुए बोली, क्या हुआ? आपका हाथ ठीक है? दर्द तो नहीं कर रहा? आर्यमन ने उसे देखा और ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं। वो तुरंत उठकर वहां से चला गया और पनाह बस देखती रह गई।
वो असमंजस में बोली, इन्हें क्या हो गया? अभी तो करेले का जूस पिया भी नहीं तो ये चेहरा क्यों बिगाड़ रखा है? पनाह ने बेड से उठते हुए अपने बाल बांधे और कल रात जो हुआ उसे याद करने लगी। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और बिस्तर ठीक करने लगी, क्योंकि बाथरूम में तो आर्यमन था। यहाँ आदित्य और रीमा के कमरे में आदित्य रेडी हो रहे थे और रीमा जी सोफे पर बैठी कुछ पढ़ रही थी। वो अपना सिर उठाकर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदि, तुम्हें लगता है मुझे पनाह से बात करनी चाहिए बच्चे के बारे में? आदित्य ने जैसे ही उनकी बात सुनी वो असमंजस में बोले, रीमा जी, ये आप क्या बोल रही हैं? अरे अभी तो बच्चों की शादी हुई है, इतनी जल्दी क्या है? रीमा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं परेशान हूँ आदि, आर्यमन की तबीयत दिन ब दिन सुधरने की जगह बिगड़ती रहती है। हर दिन कुछ ना कुछ, डर लगता है पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए चाहती हूँ, कुछ ना सही तो कम से कम उसकी एक निशानी तो इस दुनिया में हो, जो उसके बाद भी उसका नाम जिंदा रखे। पर माँ हूँ, ये भी नहीं सोचना चाहती कि मेरा बेटा। वो बोलते बोलते चुप हो गई तो आदित्य ने भी गहरी सांस ली। वो आकर रीमा के पास बैठे और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें गले लगाकर बोले, रीमा जी, आप इतनी फिक्र मत कीजिए, हमारे आर्यमन को कुछ नहीं होगा। हाँ, उसकी ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, जानता हूँ, पर हम उम्मीद नहीं हार सकते, ना आर्यमन को उम्मीद हारने दे सकते हैं। और हम सबके लिए ये उम्मीद पनाह है। मुझे उस बच्ची पर पूरा भरोसा है, वो हमारे आर्यमन को पहले जैसा जरूर कर देगी। वो रुके और फिर से बोले, और डॉक्टर ने भी तो कहा था, आर्यमन की हालत में सुधार आ जाए तो वो इस बीमारी को कंट्रोल कर ही लेंगे। पर इसके लिए आर्या का खुश रहना और हेल्दी रहना जरूरी है, और इन सब के लिए पनाह का होना जरूरी है। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रीमा जी अब क्या ही बोलती, उन्होंने बस हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी तरफ आज एम्पायर में मेन गेट पर कुछ लोग जमा थे। न जाने क्या हुआ था, पर सब गेट के कोने पर पड़े उस इंसान को देख रहे थे जो काफी जख्मी हालत में था। कौन है ये आदमी, क्या हुआ इसके साथ, कौन से राज है कैलाश जी के, और क्या छुपा रहा है आर्यमन? एक बात पूछूं, प्री कैप, रही बात मेरी तो उस बात के लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। उस दिन पहले से डरी हुई थी, शादी हुई थी, नया घर था, जिस इंसान को कभी देखा ही नहीं उससे शादी हुई थी। अगर आपका चेहरा सही भी होता तो शायद मेरा रिएक्शन वैसा ही होता। पर बात सच में चेहरे की नहीं है आर्यमन, मैंने कभी आपके चेहरे की वजह से आपसे डर, नफरत या सांत्वना महसूस नहीं की है सच में। दिल्ली, जिंदल विला, सुबह का वक्त, सब नाश्ता कर रहे थे और आर्यमन यहीं बैठा अपने करेले वाला जूस पी रहा था। उसे देख अर्नव ने अपनी भौहों को नचाते हुए कहा, अरे वाह माँ, देखो भाई को, जब आप बोलते थे आर्या बैठकर आराम से पिया कर तो कहते थे माँ, ये कोई आराम से पीने की चीज है, जहर है और जिसे एक सांस में ही पिया जाता है। अब देखो कैसे आराम से पी रहे हैं बैठकर। उसकी बात सुन रीमा भी हंस दी और आर्यमन ने अर्नव को घूरा, पर पनाह जो सब सुन रही थी उसने सिर उठाकर देखा तक नहीं, चुपचाप बस अपना नाश्ता करती रही। उसे ऐसे देख अर्नव ने अपना गला साफ करते हुए कहा, भाभी, आप सिर झुकाए क्यों बैठी हो? भाई ने कुछ कहा क्या? पनाह ने तुरंत सिर उठाकर अर्नव की तरफ देखा तो वो हंसकर बोला, मजाक था भाभी, पर आप बात क्यों नहीं करती? किसी ने डरा कर रखा है क्या? बोला करो ना। पनाह मुस्कुराई और बोली, बात करूंगी तो खाना कैसे खाऊंगी अर्नव भाई? इस बार आदित्य जी हंस दिए। उन्होंने अर्नव की तरफ देखकर कहा, भाई अर्नव, नहले पर दहला देने वाली आ गई है, अब तो सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए बीवी भी ले आऊं। जैसे ही अर्नव ने ये सुना उसे खांसी आने लगी। वो एकदम से बोला, अरे रे, किस दुश्मनी का बदला ले रहे हो? ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई भला? उसकी बात सुन रीमा ने कहा, क्यों, शादी करवाना दुश्मनी होता है अर्नव? आर्यमन ने भी तो की ना, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? इनफैक्ट तुम्हारी शादी में ही तो सारे अरमान पूरे होंगे मेरे। आर्यमन ने तो सीधी सादी शादी करी, तुम्हारी शादी में तो बस धमाल होगी। वो हंस दी तो अर्नब मुस्कुरा कर बोला, कर लेना प्यारी माता जी, पर अभी शादी वादी नहीं करनी, अभी आप अपनी एक बहू को संभालो, मैं तो चला। वो ये बोल उठ गया और बोला, चलो मैं चलता हूँ, आप सब आ जाना बाद में। वो चला गया और रीमा मुस्कुरा कर बोली, पागल है पूरा। और फिर पनाह की तरफ देखकर बोली, पनाह, अर्नव सही कह कर गया है, बात किया करो, ऐसे चुपचाप मत रहा करो। हम। पनाह ने मेनहा सिर हिलाया और धीरे से बोली, जी। उसके बाद रीमा और आदित्य भी वहां से ऑफिस के लिए निकल गए। अब यहाँ सिर्फ आर्यमन और पनाह थे। आर्यमन अभी नाश्ता कर ही रहा था और पनाह उठकर वहां से चली गई। कुछ देर में वो आर्यमन की दवाइयाँ और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस आई। उसने आर्यमन की दवाइयाँ निकालकर साइड में रख दी और फिर आर्यमन की टी शर्ट को उसके हाथ से ऊपर कर दिया। आर्यमन ने बिना कुछ बोले एक नज़र देखा और वापस चुपचाप खाना खाने लगा। पनाह ने जैसे ही उसके हाथ से पट्टी उतारी, आंखें बड़ी हो गई। वो धीरे से बुदबुदाई, ये तो किसी के मारने का निशान है, चाकू मारा है किसी ने। आर्यमन ने उसकी तरफ देखा और बोला,
तुम्हें इतना पता है? जान सकता हूँ कैसे? पनाह ने नामे सिर हिलाया और चुपचाप उसके जख्म पर दवाई लगाकर वापस पट्टी करते हुए बोली, बस ऐसे ही। आर्यमन उसे देख रहा था। आज पनाह कुछ खामोश थी। क्यों? पता नहीं। पनाह ने पट्टी की और फिर दवाया आर्यमन की तरफ करते हुए बोली, ले लीजिए प्लीज, फिर डॉक्टर अंकल भी आने वाले हैं। आज ऑफिस आ रहे हैं आप? आर्यमन ने दवाया ली और नामे सिर हिला दिया। पनाह ने आर्यमन के पास एक चेयर पर बैठते हुए कहा, ठीक है तो फिर आप आराम कीजिए, एक बार डॉक्टर अंकल आकर आपको देख ले, मैं बाद में चली जाऊंगी। आर्यमन ने उसकी तरफ देखा। वो कुछ सोच रहा था और फिर 2 पल रुक कर बोला, एक बात पूछूं? पनाह उसकी बात सुन मुस्कुराई और टेबल पर कोहनी रखकर अपनी हथेली पर थुर्दी रखकर हंसते हुए बोली, आप मुझसे पूछ रहे हैं? पूछ लीजिए। अब मैं नहीं बोल सकती ना कि सवाल पूछने का हक तुम्हें नहीं है। वो उसी की एक्टिंग करते हुए बोली और फिर से हंस दी, तो आर्यमन बस उसकी हंसी में खो ही गया। अभी कल ही तो वो सोच रहा था कि पनाह उसके साथ बात करते हुए कभी नहीं हंसती और आज देखो। वो उसे देखते रहा और फिर बोला, मेरा चेहरा देखकर डर नहीं लगता? उसका सवाल सुन पनाह की हंसी रुक गई। वो उसे सवालिया नजरों से देखती रही तो आर्यमन फिर से बोला, मेरा चेहरा देखकर लोगों को मुझसे घिन होती है। कभी वो सोचते हैं मैं बदसूरत हूँ, तो कभी मुझ पर तरस खाते हैं। नॉर्मल लोगों की तरह मैं भीड़ का हिस्सा कहीं नहीं बन पाया, क्योंकि उस भीड़ ने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तुम भी तो मुझे देखकर डर गई थी ना? वो कहीं खोकर बोल रहा था, पर आखिरी लाइन उसने पनाह की तरफ देखकर कही। आर्यमन एक पल रुका और फिर बोला, पता है मैंने खुद को इस घर में, इस कमरे में बंद करने से पहले बेहद कोशिश की, बेहद छटपटाया अपने आप को नॉर्मल कहलाने के लिए, सबके बीच एक आम जिंदगी जीने के लिए, पर जैसे एक परिंदे से आसमान छीनने के लिए उसके पंख काट देना बहुत होता है। मुझसे भी मेरे पंख छीन लिए गए और मेरा आसमान खत्म हो गया। उस दिन के बाद से ये घर और मेरा कमरा ही मेरी दुनिया, मेरा आसमान और मेरी नॉर्मल जिंदगी बन गए। उन्होंने ही मुझे अपनाया। आर्यमन खामोश हो गया और बस कहीं खो सा गया था वो। पनाह उसे चुपचाप देख रही थी। आज पहली बार था जब आर्यमन ने अपने दिल की बात खोलकर पनाह के सामने रखी थी। कभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, पर आज वो अपने दिल की वो तकलीफ बयां कर रहा था जो शायद उसके चेहरे पर देख पाना भी मुश्किल था। पनाह चुपचाप उसे सुनती रही और आर्यमन वैसे ही बोलता रहा, तुमने शादी के लिए हाँ कहा तो लगा शायद इस दुनिया की भीड़ से अलग कोई मेरे जैसी मिली है मुझे, जो शायद मुझे समझ सकती है। पर तुम्हें तो मेरी सच्चाई पता तक नहीं थी। पता नहीं तुमने मुझसे शादी क्यों की है, पर शायद तुमने ये इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम्हारा पति ऐसा होगा, राइट? उसने अब पनाह की तरफ देखा तो वो भी एकदम उसमें खोकर देख रही थी। पनाह वैसे ही बोली, तेरे अक्स में एक अक्स हम अपना ढूंढ लेते, तेरे दिल में कुछ धड़कने हम अपनी बुन लेते, और तेरी मोहब्बत के गीत दिन रात रटते। तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। आर्यमन 2 पल को हैरानी से उसे देखता रहा और फिर पनाह भी नॉर्मल होकर बोली, आर्यमन मुझे तो यही समझ नहीं आता कि आपने अपने चेहरे को इतना बड़ा क्यों बना लिया है। आप आज जिस मुकाम पर हैं, उसका श्रेय जाता है आपकी काबिलियत को, जो आपका चेहरा तो कतई नहीं है ना? तो आपको क्यों उस भीड़ में खो जाना है? अगर वो भीड़ आपको खुद में शामिल नहीं करती तो ठीक है ना? आप उस भीड़ में सबसे अलग सितारा है जो सबसे ज्यादा चमकदार है। आर्यमन उसकी बातें सुनकर हैरान था और पनाह वैसे ही बोलती रही बात मेरी तो, उस बात के लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। उस दिन पहले से डरी हुई थी, शादी हुई थी, नया घर था, जिस इंसान को कभी देखा ही नहीं उससे शादी हुई थी। अगर आपका चेहरा सही भी होता तो शायद मेरा रिएक्शन वैसा ही होता, पर बात सच में चेहरे की नहीं है आर्यमन। मैंने कभी आपके चेहरे की वजह से आपसे डर, नफरत या सांत्वना महसूस नहीं की है, सच में। अब हाल ऐसा था कि आर्यमन चुपचाप पनाह को सुन रहा था और पनाह बोल रही थी। वो चुप हुई और आर्यमन को देखा। दोनों एक पल के लिए तो कहीं खो ही गए, पर अगले ही पल आर्यमन ने अपनी पलकें झपकाई और बोला, ऐसा नहीं है, चेहरा सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो मेरे लिए भी है बस। पनाह उसकी बात सुन अजीब ढंग से बोली, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर चेहरा ही सब कुछ होता तो लोग गुण को क्यों देखते शादी के लिए? बोलिए। आर्यमन ने पनाह को 2 पल घूरा और फिर उसके माथे पर अपनी उंगली को मोड़कर मारते हुए बोला, पैसों का खेल है। आदमी अमीर है तो गुण 36 ही ना मिल रहे हो, लोग शादी करा देते हैं। बेचारी पनाह, उसने अपने माथे को सहलाते हुए आर्यमन को घूरा। इतने में एक नौकर उनके पास आते हुए बोला, आर्या बाबा, डॉक्टर साहब आ गए हैं। आर्यमन ने पनाह की तरफ देखा तो वो बोली, आप कमरे में जाइए, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। वो वहां से चली गई और आर्यमन भी। यहाँ आज एम्पायर में पुलिस आई हुई थी और अर्नव और आदित्य दोनों उनके साथ खड़े थे। वो हर एक से सवाल पूछ रहे थे और फिर अर्नव के पास आते हुए बोले, मिस्टर अर्नव, ये जो आदमी आपकी कंपनी के बाहर जख्मी हालत में मिला है, ये यहाँ का स्टाफ नहीं है और ना ही वो कहीं और से है। अभी तक हम नहीं पता लगा पाए कि वो है कौन। उसे होश भी नहीं आया है, सीसीटीवी फुटेज भी गायब है, किसी को कुछ पता भी नहीं है।
ये हो क्या रहा है? अर्नब ने एक नज़र आदित्य को देखा तो आदित्य ने कहा, एसीपी करण, ये सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि हमने खुद आपको बुलाया है, पर आप ही ये सवाल कर रहे हैं, हम क्या ही कहें? करण ने गहरी सांस भरी और बोला, ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मामले की तहकीकात जारी है, जल्द ही पता चल जाएगा। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और करण वहां से चला गया। पर उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो आदमी कौन था, उसे किसने मारा, और वो ऐसी हालत में कंपनी के गेट पर क्या कर रहा था? सवाल कई थे पर जवाब एक का भी नहीं था। यहाँ जिंदल विला में आर्यमन के हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। सैलाइन उसके शरीर में जा रहा था और डॉक्टर उसके पास एक चेयर पर बैठे कुछ लिखते हुए बोल रहे थे, तबीयत तो फिलहाल ठीक है पर कमजोरी भी है और बुखार भी है, दर्द हो रहा है कहीं आर्या? आर्यमन ने उन्हें देखा और ना में सिर हिलाया। पनाह भी वहीं खड़ी थी। डॉक्टर ने फिर से लिखने में ध्यान लगा लिया और बोले, ये हाथ की चोट का ध्यान रखना, तुम्हारी दवाइयों का इस पर उल्टा असर भी हो सकता है, अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत बताना मुझे, ठीक है? आर्यमन ने हाँ में सिर हिलाया। पनाह चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। डॉक्टर कुछ देर वहीं बैठे रहे और फिर जब उठे तो देखा आर्यमन सो गया था। उन्होंने ड्रिप हाथ से निकाला और वहां पट्टी लगा दी और फिर पनाह की तरफ देखकर बोले, बीपी लो है, शायद सिर दर्द भी हो रहा होगा और हो सकता है किडनी में भी पेन हो, बताएगा नहीं, 2 इंजेक्शन दे रहा हूँ, आराम रहेगा? पनाह ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर ने आर्यमन को इंजेक्शन दिया और फिर बोले, ध्यान रखा करो पनाह, बोलता नहीं है कुछ, पर इसके शरीर की अंदरूनी हालत खराब है, बाहर से नॉर्मल दिख रहा है पर है नहीं। पनाह ने एक नज़र सो रहे आर्यमन को देखा और फिर बस सिर हिला दिया। डॉक्टर वहां से चले गए और पनाह ने आर्यमन को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाया और वो भी बाहर चली आई। क्या पनाह आर्यमन का भरोसा जीत पाएगी? क्या आर्यमन पहले की तरह खुश हो पाएगा? कौन है वो आदमी और कंपनी के गेट पर कैसे आया? उसकी ऐसी हालत किसने की? ओ जालिमा! प्री कैप पनाह जैसे ही करवट बदलने को हुई कि आर्यमन एकदम से उसके ऊपर आ गया। पनाह को एक पल को तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। उसने अपनी आंखें बड़ी करके आर्यमन की तरफ देखा तो वो धीरे से उसे उसके कान के पास चेहरा ले जाकर बोला, मुझसे नजरें फेरने का हक नहीं दिया है मैंने तुम्हें। उसने धीरे से पनाह के ये लोग पर बाइट कर लिया। दिल्ली, जिंदल विला। पनाह आर्यमन के पास ही एक चेयर पर बैठी थी। वो सो रहा था और पनाह उसे देख रही थी। कितना आराम मिल रहा था उसे इतनी आराम से सोते देखने में, पर फिक्र भी हो रही थी मन ही मन, जो डॉक्टर बोल कर गए हैं उस बात पर। ये तो सच था कि आर्यमन कभी अपने दिल की बात नहीं बताता था, पर पनाह इस फिक्र में थी कि क्या पता आर्यमन को ये दर्द अपने शरीर के अंदर रोज होते होंगे तो वो किसी को नहीं बताता। पनाह चुपचाप अपने हाथ पर सिर का टेक लगाए आराम से बैठी आर्यमन को देख रही थी और आर्यमन सो रहा था। न जाने पनाह को अचानक क्या सूझा, वो अपनी जगह से उठी और अपने बैग से एक नोटबुक और पेन लेकर आ गई और आर्यमन के सामने वापस वैसे ही बैठ गई। वो मुस्कुराकर बोली, पता नहीं क्यों जब भी आप सामने होते हैं तो अपने आप शेरो शायरी जुबान के अल्फाज बन जाते हैं, इन्हें मैं अपनी यादों में पिरो लूं, कभी तो काम आएगी। वो नोट में कुछ लिखने लगी, बार बार आर्यमन की तरफ देखती और बार बार कुछ ना कुछ लिखती, और न जाने कितनी ही देर उसे ऐसे ही बीत गई। करीब 2 घंटे बाद जब आर्यमन की आंख खुली तो नजर सीधी अपने सामने चेयर पर बैठे बैठे सो रही पनाह पर चली गई। आर्यमन धीरे से उठकर बैठा और पनाह की तरफ देखने लगा। वो चेयर पर अपने दोनों पैरों को घुटनों से लगाए आराम से सो रही थी। आर्यमन खड़ा हुआ और पनाह के पास आया तो नजर अनायास ही पनाह की गोद में रखी उस नोटबुक पर चली गई। उसे ये बड़ा अजीब लगा। उसने पनाह की गोद से वो नोटबुक निकालने के लिए जैसे ही उसे खींचा कि पनाह की आंख खुल गई। वो एकदम से उठाकर बैठ गई और आर्यमन की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। पनाह ने अपनी आंखों पर हाथ मलते हुए अलसाए आवाज में कहा, उठ गए आप? आर्यमन ने बिना किसी भाव के कहा, मैं तो उठ गया पर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई शायद, है ना? पनाह ने जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो आराम से यहाँ बैठी आपको देख रही थी, पता नहीं कब नींद आ गई। वो जल्दी जल्दी ये बोल तो गई, पर उसकी बात सुनकर आर्यमन ने जैसे ही आंखें छोटी करके उसे देखा वो जल्दी से बोली, मेरा मतलब है आपका ख्याल रखने के लिए आपको देख रही थी और फिर मुझे भी बैठे बैठे नींद आ गई। आर्यमन ने ना में सिर हिलाया और ओपते हुए बोला, ये क्यूट बनने की कोशिश मत किया करो सारा दिन, नहीं हो पाता तुमसे, बिल्ली का बच्चा हो वही बनकर रहो। और पनाह जो 2 पल पहले तक मुस्कुरा रही थी, आर्यमन की बात सुनकर मुंह बन गया उसका। वो धीरे से बुदबुदाई, बिल्ली का बच्चा क्या? इस दुनिया में हर कोई क्यूट है सिवाय आपके, कड़वा करेला कहीं का। आर्यमन ने उसकी तरफ देखा और बोला, कुछ बोला क्या तुमने? पनाह ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं, मैं क्यों कुछ बोलूंगी, मुझे थोड़ी ना बोलने का हक है, मेरा काम तो सुनने का है ना? आर्यमन समझ गया,
पनाह उसे ताना दे रही है। वो उसे घूरते हुए बोला, ये ताने अपने पास रखो, तुम्हारे कह देने से मैं बदलने नहीं वाला। आए बड़ी बिल्ली के बच्चे जैसी हो इतनी सी, ये जुबान इतनी लंबी कहाँ से आई? आप ही से आए हैं, पनाह अनायास ही बोल गई। और जैसे ही आर्यमन ने ये सुना, अपनी कमर पर हाथ रख लिए और पनाह की तरफ 2 कदम बढ़ाते हुए बोला, अच्छा, तो ये जुबान घर वालों के सामने कहाँ जाती है? वहां तो मुंह में खाना भर के बैठ जाती हो, एकदम संस्कारी लड़की बनकर, पर उनके जाने के बाद यहाँ अकेले में अपने बेचारे पति पर जुल्म करती हो, शर्म नहीं आती? हो, पनाह का मुंह खुला का खुला रह गया। वो नौटंकी करते हुए बोली, जुल्मी पति मुझे मिला है और जुल्म करने वाली भी मुझे ही कह रहा है, वाह भगवान तेरा इंसाफ। वो रोनी सूरत बनाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी कि पीछे से आर्यमन उसकी इस हरकत पर बोला, ओ जालिमा। पनाह ने जैसे ही ये सुना हैरानी से पलटकर पीछे देखा तो आर्यमन ने अपनी आई विंक करते हुए कहा, रात के लिए रेडी रहना। बेचारी पनाह उसने घूंट निगला और तुरंत वहां से भाग गई। और उसकी इस हरकत पर आर्यमन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। यहाँ आज एम्पायर में पुलिस तहकीकात करके जा चुकी थी, पर फिर भी आदित्य ने अपने आदमियों को लगा दिया था इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। उनकी कंपनी की पूरे इंडिया में ही नहीं दुनिया में एक अलग पहचान थी और पुलिस का ऐसे यहाँ आना, किसी आदमी का मिलना, ये उनकी कंपनी की रेप्यूटेशन के लिए सही नहीं था। आदित्य जी और रीमा अपने डिपार्टमेंट में थे और अर्नव अपने कैबिन में बैठा था, जब किसी ने आकर उसके कैबिन का डोर नॉक किया। अर्नव कोई फाइल पढ़ रहा था और वैसे ही बोला, कम इन, और उसके ये बोलते ही टक टक की आवाज शुरू हो गई। अर्नव ने नजरें उठाकर देखा तो हील्स की वजह से आवाज आ रही थी और सामने एक लड़की खड़ी थी। अर्नव ने सिर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो एकदम से डरकर पीछे की ओर सरक गया और दिल पर हाथ रखते हुए जोर से बोला, मम्मी। वो इतना डर गया कि जोर जोर से सांसें लेने लगा और सामने खड़ी लड़की ने अपनी आंखों से सनग्लासेज हटाते हुए पूछा, एवी बेबी, तुम इतने क्यों डर गए? भूत देख लिया क्या? बेचारा अर्नव, उसने खुद को संभाला और अपने सिर से पसीना पोंछते हुए बोला, नहीं नहीं, तो मैं कहाँ डरा? तुम अचानक यहाँ कैसे आए रोमा? ये लड़की रोमा दिखने में ठीक ठाक पर काफी छोटी स्कर्ट पहन रखी थी और साथ में बेहद सारा मेकअप कर रखा था। रोमा अर्नव के सामने चेयर पर बैठते हुए बोली, वो क्या है ना, कल मुझे पता चला आर्यमन ऑफिस आने वाला है, तो सोचा मैं भी ज्वाइन कर ही लूं, वैसे भी उसे बहुत वक्त हुआ देखा नहीं है। उसकी बात सुन अर्नव जबरदस्ती का मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई, आज नहीं आए वो, कुछ काम था। रोमा ने बड़े ही अंदाज के साथ अपने बालों को पीछे झटका और बोली, नहीं, पर आर्यमन से मिलने के लिए मुझे काम की जरूरत नहीं है, राइट, चलो फिर मिलते हैं। वो ये बोल बिना कुछ सुने वहां से चली गई और उसके जाते ही अर्नव ने खुद को ढीला छोड़कर गहरी सांस ली और बोला, डायन सामने आएगी तो बच्चा डरेगा नहीं क्या? बेवकूफ औरत, पता नहीं क्या चाहती है भाई से। वो वापस अपने काम में लग गया। दिन ऐसे ही बीत गया। पनाह आज ऑफिस नहीं आई थी, वो आर्यमन के साथ घर पर ही थी। आज वो उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी और बिताया भी क्या खूब। सारा दिन दोनों लड़ते रहे। आर्यमन पनाह को ताने देता रहा और पनाह उसे जवाब देती रही, पर घर का माहौल आज काफी प्यारी रहा। पूरे दिन कभी आर्यमन के हंसने की आवाज आती जो पनाह को चिढ़ाकर हंस रहा होता, तो कहीं पनाह की हंसने की आवाज आती जो आर्यमन की बातों पर हंस रही होती। पर सच में आज घर घर लग रहा था। रात को जब आदित्य, रीमा और अर्नव सब खाने की टेबल पर इकट्ठा हुए तो देखा आज आर्यमन का मूड काफी अच्छा था। उसे ऐसे देख रीमा मुस्कुरा कर बोली, आर्या, डॉक्टर आए थे ना? क्या बोला उन्होंने? तबीयत ठीक है तुम्हारी? आर्यमन ने अपने सामने रखी वो कम शुगर वाली खीर खाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ और डॉक्टर ने भी यही बोला है, पूछ लो बिल्ली के बच्चे से। वो एकदम से बोल गया तो पनाह को खांसी आने लगी और आर्यमन जल्दी से बोला, पनाह से पूछो। आर्यमन की बात सुन अर्नव दबे मुंह हंसा और रीमा ने पनाह की तरफ देखकर पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? आर्यमन ठीक है ना? पनाह ने एक नजर आर्यमन को देखा और बस हाँ में सिर हिला दिया। वो आर्यमन के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी। रीमा को भी ये जानकर खुशी हुई कि आर्यमन ठीक है और आज तो वो खुश भी था, तो सबसे अच्छे से बात भी कर रहा था। सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। पनाह भी अपने कमरे में आए तो देखा आर्यमन बेड पर विष्णु मुद्रा में लेटा हुआ था और पनाह की तरफ देखते हुए जानबूझ उसे चिढ़ाने के लिए गाना गा रहा था, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना? ओ जालिमा, ओ जालिमा। पनाह ने उसे घूरा और चुपचाप जाकर अपनी साइड लेट गई, पर आर्यमन ने अब भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की थी। पनाह ने उसे ऐसे देख धीरे से उसके गाल पर हाथ रख लिया। आर्यमन ने जैसे ही अपने चेहरे पर छुअन महसूस की, अपनी आंखें बंद कर ली और पनाह धीरे से बोली, दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई, तू ही बता दे क्यों जालिमा में कहलाई? आर्यमन ने अब भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। इतने सालों में पहली बार उसके अलावा किसी और ने उसके चेहरे को छुआ था
और ये छुअन आर्यमन को न जाने कितने ही अलग एहसास दे रही थी। उसने धीरे से आंखें खोली तो पनाह उसे ही देख रही थी। आर्यमन की नज़रें जैसे ही पनाह की नज़रों से मिली कि पनाह ने अपनी नज़रें झुका ली और तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। पनाह जैसे ही करवट बदलने को हुई कि आर्यमन एकदम से उसके ऊपर आ गया। पनाह को एक पल को तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। उसने अपनी आंखें बड़ी करके आर्यमन की तरफ देखा तो वो धीरे से उसे उसके कान के पास चेहरा ले जाकर बोला, मुझसे नज़रें फेरने का हक नहीं दिया है मैंने तुम्हें। उसने धीरे से पनाह के ये लोग पर बाइट कर लिया। पनाह ने एकदम से उसके कंधों पर अपनी पकड़ कस दी और एक सिसकी भरी और आर्यमन उसके गले पर ही अपने होंठ फेरने लगा। पनाह ये महसूस कर पा रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने हाथ जो आर्यमन के कंधों पर थे वो धीरे धीरे उसके बालों में उलझ गए। वो पनाह को गले पर किस करते करते उसकी जो लाइन पर आ गया और उसे किस करने लगा। धीरे धीरे आर्यमन पनाह के कोलबोन पर किस करने लगा और उसकी ड्रेस की जिप खोल दी। पनाह चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी और आर्यमन काफी सॉफ्टली उसे किस कर रहा था, हर जगह हर हिस्से में। धीरे धीरे उसने अपने और पनाह के पकड़े भी निकाल दिए और एक बार फिर दोनों अपने रात के इन हसीन लम्हों में खो गए। क्यों आए हैं वो आर्यमन को ढूंढने? क्या आदित्य जी पता लगा पाएंगे उस इंसान की सच्चाई? और क्या नया मोड़ लाएगा पनाह और आर्यमन की जिंदगी में यह नया किरदार? मेरे हस्बैंड सीईओ हैं। प्रीकैप। उनकी बात सुन आर्यमन मजाकिया अंदाज में बोला, मुझे क्या जरूरत है अपना ख्याल रखने की? आपने लगा तो रखा है वो बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे, वो रखता है मेरा ख्याल अच्छे से। उसकी बात सुन तीनों हंस दिए और आदित्य जी हंसते हुए, जानबूझकर परेशान करते हो ना उसे, बेचारी बच्ची। दिल्ली, जिंदल विला। सुबह का वक्त। आर्यमन की जब आंख खुली नजर सीधा पनाह पर चली गई जो उसे ही देख रही थी। आर्यमन उसे देखते हुए अलसाए आवाज में बोला, घूरना बंद करो, मुझे सब पता है। पनाह ने अजीब नजरों से उसे देखते हुए कहा, क्या पता है आपको? आर्यमन ने करवट दूसरी तरफ कर ली और बोला, यही कि तुम्हारी गंदी नजर है मुझ पर। बेचारी पनाह, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से बोली, मेरी मेरी गंदी नजर है आप पर? और आर्यमन वैसे ही बोला, और नहीं तो क्या, देखा है मैंने, तुम कैसे ताड़ती हो मुझे। अब तुम्हारी नजर में कुछ ना कुछ है इसलिए ना। पनाह को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, हंसे या रोए। वो अजीब ढंग से बोली, मैं आपको क्यों उतारूंगी, मेरी कोई गंदी नजर नहीं है। वो चिढ़कर बोली तो आर्यमन वापस उसकी तरफ करवट लेकर बोला, अच्छा तो मुझे घूरती क्यों रहती हो और वो छपरी वाली शायरी क्यों करती हो? बेचारी पनाह, एक बार फिर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो चिढ़ते हुए बोली, मेरी शायरी छपरी लगती है आपको? अरमान है वो मेरे दिल के जो शायरी के ढंग में बाहर आते हैं। आप जैसा पत्थर दिल इंसान क्या समझे मेरी शायरी को। आए बड़े। वो चिढ़ते हुए उठी और सीधा बाथरूम में चली गई और आर्यमन बस देखता रह गया। वो हल्का सा हंसकर बोला, कमाल की लड़की है। इसे छपरी बोला वो समझ नहीं आया पर इसकी शायरी को कुछ कहा भी नहीं और भड़क गई। आर्यमन पनाह को चिढ़ा रहा था, पता नहीं क्यों, पर अब जैसे यही उसका फेवरेट काम बन गया था, पनाह को चिढ़ाना। और जब वो चिढ़ती तो आर्यमन को बड़ा मजा आता। वो अपने चेहरे पर ब्लैंकेट ओढ़ कर वापस सो गया। कुछ ही देर में पनाह रेडी होकर आई तो देखा आर्यमन वापस सो गया था। पनाह ने ना में सिर हिलाया और उसे घूरते हुए बड़बड़ाई, एक मैं हूं तो दिल से शायरी ही निकलती है इस करेले को देखकर। और क्या बोले मेरी शायरी को? छपरी? मतलब सच में छपरी? बेचारी पनाह, उसका मुंह रोने जैसा हो गया और आर्यमन को घूरते हुए ही वो वहां से चली गई। बाहर आई तो देखा रीमा और आदित्य भी आ चुके थे और हॉल में ही बैठे थे। पनाह ने दोनों को गुड मॉर्निंग कहा और सबके लिए चाय बनाने चली गई। उसने चाय बनाई और आर्यमन के लिए जूस बना दिया और आदित्य और रीमा को चाय देते हुए कमरे में चली आई। देखा तो आर्यमन अब भी सो रहा था। पनाह ने ले जाकर जूस कॉफी टेबल पर रखा और फिर आर्यमन को उठाने चली गई। उसने जाकर आर्यमन के सामने खड़ी होते हुए कहा, आर्यमन उठ जाइए, जूस पी लीजिए, चलिए। आर्यमन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठते हुए एक लंबी सी जम्हाई ली। वो पनाह को देखते हुए बोला, करेले का है ना? पनाह ने हाँ में सिर हिलाया तो आर्यमन उसे साइड करते हुए बाथरूम की तरफ बढ़कर बोला, तो ऐसे इज्जत क्या दे रही हो इस करेले को? वो चला गया और पनाह खुद में ही बुदबुदाई, क्या फर्क पड़ता है, इस करेले को इज्जत दूं या उस करेले को? वो आर्यमन की तरफ इशारा करते हुए बोली और फिर खुद ही हंस दी। यहाँ बाहर अर्नब भी आकर आदित्य और रीमा जी के पास बैठा तो रीमा ने कहा, आदि आज वो नई मॉडल आ जाएगी, उसके साथ फोटोशूट करना है तो तुम जरा ध्यान रख लेना, ओके? अर्नब ने हाँ में सिर हिला दिया पर फिर आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, डैड उस लड़के का पता चला? कौन है वो? आई मीन कुछ? वो चुप हो गया बात आधी छोड़कर ही तो आदित्य ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं पता नहीं उसकी ऐसी हालत किसने की और हमारी कंपनी के बाहर क्यों छोड़ा। ये हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन को असर कर सकता है, कई दुश्मन भरे पड़े हैं।
समझ नहीं आ रहा किसकी हरकत है ये। न ही ये पता चल रहा है कि वो लड़का कौन है। उसे भी होश नहीं आ रहा है, वरना खुद ही कुछ बता देता। वो टेंशन में थे और उन्हें ऐसे देख अर्नव बोला, पापा आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पर फिर कुछ याद आया और वो एकदम से बोला, अरे हाँ, वो रोमा आई थी, बोल रही थी भाई से मिले काफी वक्त हो गया है, क्या करे, उसने वापस ज्वाइन भी कर लिया है। उसकी बात सुन रीमा ने चाय का एक घूंट भरते हुए कहा, हाँ मैं वही बता रही थी, रोमा ही नई मॉडल है जो ड्रीम जॉन की मैगजीन के लिए फेस बनेगी। उसकी बात सुन अर्नव और आदित्य दोनों उसे हैरानी से देखने लगे और दोनों को ऐसे देख रीमा ने कहा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे। आदित्य ने उसकी बात का जवाब देखते हुए तल्ख लहजे में कहा, रीमा जी आप क्या बोल रही है पता है आपको, आर्यमन को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, हर वक्त उससे चिपकने की कोशिश करती है और उसकी बीमारी की खबर सबसे पहले बाहर लाने वाली भी वही थी, जानती है ना आप। रीमा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ आदि, सब पता है मुझे, कुछ नहीं भूली मैं, बट आर्यमन की ही बात पर चल रही हूँ। वही तो कहता है ना कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। और भले ही रोमा ने कुछ भी किया है बट हमारे काम के लिए वो फायदेमंद साबित होगी। एक तो फीस कम ले रही है, ऊपर से ड्रीम जॉन जैसे प्रोजेक्ट के लिए वो एकदम परफेक्ट रहेगी। आदि आप प्रोफेशनली देखो उसे, हमें क्या लेना देना रखना है। आएगी, काम करेगी और अपने घर जाएगी और कुछ भी नहीं। प्लीज समझिए मेरी बात को। आदित्य और अर्नव थोड़ी देर चुप रहे, क्या ही बोलते, अब इतने में पनाह भी आ गई। उसके हाथ में खाली ग्लास था तो रीमा जी ने कहा, उठ गया आर्यमन। पनाह ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, तैयार हो रहे हैं। पनाह 2 मिनट रुकी और फिर बोली, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुन आदित्य और सबकी नजर उस पर ठहर गई और रीमा ने कप नीचे रखते हुए कहा, हाँ बोलो ना, सब ठीक है ना। उद्धरण चिन्ह। पनाह ने ना में सिर हिलाया और बोली, कल डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि आर्यमन की अंदरूनी हालत ठीक नहीं है, उन्हें दर्द रहता है और कई प्रॉब्लम्स जो वो बताते नहीं हैं। पनाह की बात सुनते ही तीनों सकते में आ गए। रीमा जी हैरानी से बोली, तो तुमने मुझे ये बात कल क्यों नहीं बताई। पनाह ने सिर झुकाकर उदास लहजे में कहा, वो डॉक्टर ने जब ये बात बोली तो आर्यमन सो रहे थे, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें ये सब पता चले, इसलिए उनके सामने नहीं बताया। पनाह की बात सुन रीमा तो सदमे में ही आ गई थी। वो अपना सिर पकड़ते हुए बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करें अब। हर इलाज करवा लिया, हर डॉक्टर को दिखा दिया, पर कहीं से भी उम्मीद नहीं मिल रही। पता नहीं मेरा बच्चा कब तक इन दर्द में जिएगा। उन्हें ऐसे देख आदित्य ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं होगा रीमा जी, आर्यमन मजबूत है, सब ठीक हो जाएगा। और रीमा रोते हुए बोली, पर कब कब ठीक होगा आदि। इस सवाल का जवाब तो आदित्य के पास भी नहीं था। वो खामोश ही रही और उन्हें ऐसे देख पनाह उनकी तरफ बढ़ी। वो जाकर रीमा के पैरों में बैठी और उसके घुटनों पर हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए बोली, माँ सब ठीक हो जाएगा, जल्दी ही, हमें बस आर्यमन को खुश रखना है। आप जानती हैं ना, इंसान की खुशी उसके लिए सबसे बड़ी दवाई का काम करती है। ये एक ऐसी हीलिंग पावर है जो किसी मेडिसिन से नहीं मिलती और हमें बस यही करना है, जितना हो सके खुश रखना है उन्हें। बाकी इलाज तो उनका हो ही रहा है ना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। पनाह ने इतने प्यार से समझाया कि रीमा से नहीं रहा गया और उन्होंने एकदम से उसे गले लगा ही लिया। पनाह एक पल को स्तब्ध रह गई, ऐसे किसी ने गले नहीं लगाया था उसे। माँ थी पर उन्होंने भी नहीं, और रीमा के ऐसे गले लगाने से पनाह को बहुत अच्छा लगा। उसने भी अपने हाथ रीमा की पीठ पर कस दिए और रीमा उसे गले लगाए हुए ही बोली, सब ठीक हो जाएगा ना। पनाह ने बस हम कहा। उन दोनों को ऐसे देख आदित्य और अर्नव को भी बहुत अच्छा लग रहा था। पनाह रीमा से अलग हुई और उसका चेहरा साफ करते हुए बोली, अब आप नहीं रोएंगी, और आर्यमन के सामने तो बिल्कुल नहीं। हम रीमा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और इतने में आर्यमन अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए वहां चला आया। वो पनाह को ऐसे रीमा के पैरों के पास बैठे देख और रीमा को मुस्कुराते देख बोला, ओह तो मुस्का लगा रही है ये आपको। उसकी आवाज सुन सबने उसकी तरफ देखा तो आर्यमन बोला, माँ इसकी बातों में मत आना, पागल है ये। उसकी बात सुन पनाह उठी और रीमा उसे डांटने वाले लहजे में बोली, हाँ तुम्हें ऐसे ही मिल गई इसलिए है ना, 4 चक्कर लगवाती तब पता चलती इसकी अहमियत। उसकी बात सुन सब हंस दिए तो आर्यमन का मुंह बन गया। पनाह उन सबको छोड़ किचन में मेघा की हेल्प करने चली गई और चारों बैठकर वही बात करने लगे। आर्यमन आकर एक सोफे पर बैठते हुए बोला, और क्या चल रहा है कंपनी में, सब ठीक है ना। आदित्य ने एक नज़र अर्नव की तरफ देखा और बोले, बस सब ठीक, तुम बताओ तबीयत के क्या हाल चाल है, ख्याल रख रही हूं ना अपना। उनकी बात सुन आर्यमन मजाकिया अंदाज में बोला, मुझे क्या जरूरत है अपना ख्याल रखने की, आपने लगा तो रखा है वो बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे, वो रखता है मेरा ख्याल अच्छे से। उसकी बात सुन तीनों हंस दिए और आदित्य जी हंसते हुए
जानबूझकर परेशान करते हो ना उसे, बेचारी बच्ची। आर्यमन उनकी बात सुन मुस्कुरा कर बोला, मैं तो बस बोलता हूँ, वो खुद ही चिढ़ने लग जाती है, मैं क्या करूँ। उसकी बात सुन सब फिर से हंस दिए। ऐसे ही सब बातें करते रहे और पनाह ने भी दूसरी तरफ नाश्ता रेडी करवा दिया और डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए सबको बुला लिया। सबने साथ में बैठकर नाश्ता किया और फिर ऑफिस के लिए निकल गए। पर पनाह आज भी नहीं गई। वो बस आराम से आर्यमन के पास बैठी थी तो वो बोला, ऑफिस नहीं जाना। पनाह ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, 2 दिन की लीव पर हूँ। उसकी बात सुन आर्यमन ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत ज्यादा छुट्टी नहीं लेने लगी हो, सैलरी में से पैसे कट करने पड़ेंगे। पनाह ने उगते हुए आर्यमन को देखा और बोली, कर लेना, मेरे हस्बैंड सीईओ हैं। आप सैलरी कट करेंगे, मैं उनसे बोनस एक्स्ट्रा ले लूंगी। उसने आई विंक की तो आर्यमन अपनी भौहें उठाकर बोला, अच्छा बोनस चाहिए, अभी देता हूँ। वो बोनस शब्द पर जोर देकर बोला और फिर एकदम से उठा तो पनाह की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एकदम से हंसी दौड़ गई और वो उठकर भागी। आर्यमन भी उसके पीछे दौड़ा। पनाह हंसते हुए आगे आगे दौड़ रही थी और आर्यमन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। सारे नौकर ये देख रहे थे और दोनों को ऐसे देख उनके चेहरे पर भी स्माइल थी। तो क्या ये खुशी ऐसे ही जारी रहेगी या होगा कुछ बुरा? क्या पनाह आर्यमन को ठीक कर पाएगी? क्या करेगी पनाह? प्री कैप है। एवी बेबी, तुमने कुछ कहा क्या? अर्नव फिर से मुस्कुरा कर ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं बस बोल रहा था तुम अच्छी लग रही हो। ओके, मैं चलता हूँ, मुझे काम है थोड़ा। रोमा ने हाँ में सिर हिलाया और अर्नव रीमा के पास चला आया। वो मन ही मन बोल रहा था, बच गए, पता नहीं भाई को कौन सा सरप्राइज देने वाली है। उम्मीद है वो इसे इसकी औकात दिखा देंगे। दिल्ली सिटी हॉस्पिटल। आदित्य जी आज उस लड़के से मिलने आए थे, पर डॉक्टर ने ये कहकर मना कर दिया कि वो अभी मिलने की हालत में नहीं है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। आदित्य जी ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ है उसे डॉक्टर? होश में क्यों नहीं आ रहा वो? इतना वक्त हो गया? डॉक्टर ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोले, मिस्टर जिंदल, हमें खुद समझ नहीं आ रहा हम क्या बोले। जिसने भी इस आदमी को मारा है, ऐसे मारा है कि जिंदा तो रहेगा पर लाश की तरह। जबड़ा तोड़ दिया है, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है, दिल पर शायद बहुत बार मारा गया है इसलिए पसली भी तोड़ दी। इतनी बुरी हालत करके भी जिंदा क्यों छोड़ा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर की बात सुन आदित्य भी असमंजस में थे। न जाने ये किसने किया था, पर उसने पूरा ध्यान रखा था कि वो आदमी वापस खड़ा ही ना हो पाए। पर अब आदित्य जी को और फिक्र हो रही थी, क्योंकि जब तक ये इंसान उठकर अपना बयान नहीं दे देता, केस तब तक चलता रहेगा। यहाँ जिंदल विला में आर्यमन पनाह के पीछे दौड़ रहा था और पनाह उससे बचने के लिए कभी सोफा के पीछे भागती तो कभी टेबल के आगे, और आर्यमन पीछे पीछे। पनाह एक पल को सोफा के आगे आए कि आर्यमन ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर खींचा और दोनों एक साथ सोफा पर गिरे। आर्यमन ने एकदम से पनाह की कलाई मोड़कर पीठ से लगाते हुए कहा, अच्छा अब दूं बोनस? हाँ अब दूं। पनाह ने जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए और कराहते हुए कहा, नहीं नहीं प्लीज नहीं आर्यमन। और आर्यमन उसके हाथ को थोड़ा और मरोड़ते हुए बोला, अरे दे देता हूँ, बोलो कितना चाहिए? पनाह दर्द के मारे चिल्लाई और बोली, अरे मजाक कर रही थी मैं, मजाक था आर्यमन, प्लीज छोड़ दो। आर्यमन उसकी हालत देखकर हंसा और उसकी कलाई एकदम से छोड़ दी। उसने जैसे ही हाथ छोड़ा पनाह उठकर भागने को हुई, पर आर्यमन ने फिर से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे कहाँ भाग रही हो? बोनस देने का दूसरा तरीका भी है, रुको। उसने पनाह को पकड़कर अपने नीचे कर दिया और जानबूझकर उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा झुकाने लगा। पनाह एकदम से हंस दी। उसने आर्यमन के कंधों पर हाथ रख दिए और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, अरे ये मेरा नहीं, आपका बोनस है, मुझे ना देना है, ना लेना है, हटिए। पर आर्यमन भी पूरा शरारत के मूड में था। वो पनाह को किस करने ही वाला था कि उसका फोन बजा। पनाह ने मौका देखकर एकदम से उसे धक्का दिया और उससे दूर होते हुए बोली, फोन उठाए, फोन, बोनस देंगे। हाँ। वो वहां से भाग गई और उसकी इस हरकत पर आर्यमन भी हंस दिया। उसने अपना फोन उठाते हुए कहा, हाँ बोलो। वो अच्छे मूड में था, पर शायद सामने वाले शख्स ने उससे ऐसी बात कही कि उसकी बात सुनकर आर्यमन का चेहरा सख्त हो गया। वो 5 मिनट तक सामने वाले शख्स की बात सुनता रहा और फिर सख्त लहजे में पर धीमी आवाज में बोला, मार दो उसे। सामने वाले शख्स ने कुछ कहा और फोन रख दिया। आर्यमन ने फोन अपने सामने किया और 2 पल फोन की स्क्रीन को घूरा। इतने में पनाह ने आकर एकदम से पीछे से उसे गले लगाया। आर्यमन के हाथ से फोन छूटते छूटते रहा। उसने आंखें हैरानी से बड़ी करके कहा, ये क्या है? पनाह पीछे से ही उसे अपना फोन दिखाते हुए बोली, आर्यमन ये देखो, आपकी फेक डेट की न्यूज़ डाली है किसी ने। आर्यमन ने उसके हाथ में पकड़े फोन में देखा। पनाह ने पीछे से आर्यमन को पकड़ रखा था। दोनों इस वक्त काफी क्यूट लग रहे थे। आर्यमन ने उसका फोन साइड करते हुए कहा, हाँ तो ये पहली बार नहीं हुआ है, हर दिन का है।
उसकी बात सुन पनाह उसके सामने आते हुए बोली, अरे तो आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? कोई ऐसे कैसे किसी की भी फेक डेथ न्यूज बना सकता है? आर्यमन ने उसे देखा और ना में सिर हिलाते हुए बोला, ये नई बात नहीं है, पर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे पहली बार देखा है? पनाह ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, पहली बार ही तो देखा है। उसकी बात सुन आर्यमन उसे असमंजस में देखते हुए बोला, क्यों? ऐसी न्यूज़ तो पहले भी बहुत आई हैं, तब नहीं देखी? पनाह ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, अरे फ़ोन नहीं था ना मेरे पास पहले, तो सोशल मीडिया कहाँ से इस्तेमाल करती? आर्यमन को ये बात बड़ी अजीब लगी। वो बोला, अरे फ़ोन नहीं था? क्यों? तुम तो कॉलेज जाती थी ना, तब भी नहीं था? पनाह ने बच्चों की तरह ना में सिर हिलाते हुए कहा, पापा कहते थे मैं छोटी हूँ, फ़ोन का क्या करूँगी, इसलिए कभी दिलाया ही नहीं। आर्यमन को पनाह की बातें अजीब लग रही थी पर वो कुछ बोला नहीं। वो उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। और पनाह बोली, अच्छा आप ये सब छोड़िए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए, चलिए। आर्यमन ने मेनहा सिर हिलाया और कमरे में चला गया। पनाह भी उसके पीछे पीछे ही चल दी। आर्यमन कमरे में आया और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। वो कुछ कर रहा था, शायद काम। चेहरे पर कोई भाव नहीं था और पनाह को समझ नहीं आया। अभी तो आराम से उसके साथ मस्ती कर रहा था आर्यमन, ये अचानक क्या हो गया? यहाँ आज एम्पायर में शूट के लिए सेट रेडी किया जा रहा था और एक तरफ कैमरामैन अपने कैमरा में कुछ कर रहा था और रीमा जो उसे कुछ समझा रही थी। दूसरी तरफ रोमा का मेकअप चल रहा था। वो एक चेयर पर बैठी थी और इतने में अर्नव वहां आया। उसने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई और नज़रें रोमा के था मिली। वो उसे देखते ही अपने दांत दिखाते हुए हाथ दिखाकर जोर से बोली, हाय एवी बेबी, यहाँ आओ। उसने ये इतनी जोर से कहा था कि वहां खड़ा हर इंसान अर्नव को अजीब नज़रों से देखने लगा। रीमा जी की नज़र भी अर्नव पर चली गई। अरुणा ने बेचारगी से उन्हें देखा तो उन्होंने रोमा के पास जाने का इशारा कर दिया। अर्नव रोमा के पास आते हुए बोला, बोलो रोमा, कैसी हो तुम? रोमा स्माइल करते हुए बोली, मैं एकदम ठीक हूँ। और पता है आज मैं ना आर्यमन को एक सरप्राइज देने वाली हूँ, गैस करो क्या है वो? बेचारा अर्नव, उसका मन तो कर रहा था उसका सरप्राइज उसी के सिर पर दे मारे, पर क्या ही कर सकता था। वो जबरदस्ती अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोला, मेरा आईक्यू लेवल 0 है रोमा, क्या तुम प्लीज खुद बता दोगी कि तुम क्या करने वाली हो? रोमा ने ना में सिर हिलाया और शातिर मुस्कान के साथ बोली, इट्स सीक्रेट बेबी। जैसे ही अर्नव ने ये सुना उसका चेहरा सख्त हो गया। वो अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोला, जब बताना ही नहीं था तो गैस करने को क्यों बोला? बेवकूफ़ औरत, मन कर रहा है इसके नकली बालों को उखाड़कर सबको बता दूं कि टकली है, पर क्या कर सकता हूँ? वो अपने चेहरे पर स्माइल रखते हुए ही बोला, ओह दैट्स ग्रेट, मैं भी इंतजार करूंगा तुम्हारे सरप्राइज का, होप वो कुछ अच्छा हो। और फिर धीरे से बुदबुदाया, तुम्हारे दिमाग की तरह खाली ना निकले। उसे ऐसे देख रोमा ने कहा, है एवी बेबी, तुमने कुछ कहा क्या? अर्नव फिर से मुस्कुरा कर ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं मैं बस बोल रहा था तुम अच्छी लग रही हो। ओके, मैं चलता हूँ, मुझे काम है थोड़ा। रोमा ने हाँ में सिर हिलाया और अर्नव रीमा के पास चला आया। वो मन ही मन बोल रहा था, बच गए, पता नहीं भाई को कौन सा सरप्राइज देने वाली है। उम्मीद है वो इसे इसकी औकात दिखा देंगे। वो रीमा के पास चला आया और शूट के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करके उन्हें कुछ बातें बताकर वो वापस चला गया वहां से। दूसरी तरफ जिंदल विला में दोपहर हो चुकी थी तो पनाह आर्यमन के लिए खाना बना रही थी और सोच भी रही थी कि आर्यमन ऐसा क्यों है। पल पल में उसका मूड बदल जाता है, कैसे, ये समझ भी नहीं आता। कब से वो लैपटॉप लेकर बैठा था, एक बार भी सिर उठाकर पनाह की तरफ नहीं देखा। फिर पनाह खुद ही बोलकर आ गई कि वो खाना बनाने जा रही है। वो खुद में भी बुदबुदाई, मैं घर पर रुकी हूँ ताकि ये अकेलापन महसूस ना करें, खुश रहे और इनका ख्याल रख सकूं, पर इनका तो खुद ही मुझ पर ध्यान नहीं है। सुबह तो आराम से थे, ये अचानक न जाने क्या हो गया। वो बड़बड़ा ही रही थी कि उसका फ़ोन बजा। पनाह ने देखा तो अनजान नंबर था। उसे समझ नहीं आया उसे कॉल कौन कर रहा है। उसने तो किसी को नंबर दिया ही नहीं। ये कार्ड और फ़ोन तो आर्यमन ने ही उसे दिए हैं। उसने सवालिया नज़रों से फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए फ़ोन उठा लिया और स्पीकर पर रखते हुए फ़ोन को अपने चेहरे के सामने करके ही बोली, हेलो। तो सामने से किसी लड़के की आवाज़ आई, हेलो पनाह। पनाह आवाज़ सुनते ही पहचान गई ये कौन था। वो एकदम से बोली, आदर तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? आदर उसकी बात सुनकर हंस दिया और बोला, कंपनी से मिला है, बोल दिया जरूरी काम है तो उन्होंने नंबर दे दिया। पनाह को अजीब लगा। वो अब भी वैसे ही बोली, अरे पर क्यों लिया, क्या काम था, बोलो। और सामने से आदर की आवाज आई, अरे यार दोस्त हूँ तेरा, अब क्या कॉल भी नहीं कर सकता, और काम नहीं है कुछ, बस नंबर लेने के लिए बहाना बनाया था मैंने। पनाह को उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। वो फिर वैसे ही बोली, अरे पर क्या जरूरत थी ये करने की, मैं कल आती तो बात कर लेते ना, नंबर क्यों लिया तुमने, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? उसका सवाल सुन सामने से आदर बोला, पनाह यार
तू आज ऑफिस नहीं आई, कहीं दिख नहीं रही थी तो मुझे थोड़ी फिक्र हो रही थी तो सोचा फोन करके पूछ लूं। तू ठीक तो है ना? और तू है कि बस सवाल के तीर लिए खड़ी है? पनाह उसकी बात सुन कुछ शांत हुई पर फिर भी बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ। आर्यमन की तबीयत अभी ठीक नहीं है तो बस घर पर हूँ, और कुछ नहीं। उसकी बात सुन आदर ने सरकास्टिक वे में कहा, पनाह वो हमेशा बीमार ही रहता है, आज क्या नया हो गया? और ऐसे उसके चक्कर में तू हर बार छुट्टी लेती रहेगी ना, तो हो गई तेरी जॉब और बन गया तेरा करियर। उसकी बात सुनकर पनाह को बहुत बुरा लगा। वो कुछ बोलने को हुई कि नजर किचन के दरवाजे पर खड़े आर्यमन पर नजर चली गई, जिसका चेहरा सख्त था, चेहरे पर ही गुस्सा दिख रहा था और नजर बस फोन पर जमी हुई थी। उसे देखते ही पनाह की आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम से बोली, आदर मैं रखती हूँ, मुझे काम है। उसने तुरंत फोन रख दिया। सामने से आदर बस हेलो हेलो ही करता रहा गया। पनाह ने आर्यमन को समझाने की नीयत से उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, आर्यमन पर वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही आर्यमन ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। पनाह के कदम वहीं रुक गए और आर्यमन जिसने अपनी मुट्ठियां कस ली थी वो पनाह को घूरते हुए वहां से चला गया। उसकी नजरों में गुस्सा महसूस किया था पनाह ने। वो आर्यमन के पीछे जाते हुए बड़बड़ाई, आदर भी ना, पता नहीं क्यों पीछे पड़ा है आर्यमन के। वो आर्यमन के पीछे आ गई और उसे समझाते हुए बोलने लगी, आर्यमन मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता उसे मेरा नंबर कैसे मिला। उसने अचानक मुझे फोन कर दिया और वो आर्यमन के पीछे पीछे चलते हुए बोल रही थी और आर्यमन एकदम से रुक गया। तो पनाह को भी रुकना पड़ा। उसके सामने आर्यमन की पीठ थी, फिर भी उसे इतना डर लग रहा था और आर्यमन उसकी तरफ पलटा। क्या करेगा आर्यमन पनाह के साथ? क्या वो उसे इन सब का जिम्मेदार ठहराएगा? और क्या करने वाली है रोमा, कौन सा सरप्राइज देने वाली है वो आर्यमन को? अगर आपको स्टोरी पसंद दे रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल।